हेलो स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। उसमें आपको एक तो आता है रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा आता है मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन और तीसरा आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट। तो कल हमने एक तो ये पढ़ा था कि रिएक्शंस जो होती हैं वो डिफरेंट स्पीड से होती हैं। कोई रिएक्शन तो बहुत फास्ट होती है, कोई बहुत ही स्लो होती है और कोई इंटरमीडिएट होती है। और हमने कई फैक्टर्स पढ़े थे जो फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, सॉल्वेंट, लाइट, कैटालिस्ट एट्सेट्रा। आज उससे आगे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। जैसे आपके पास है नेक्स्ट टॉपिक कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट्स। कल हमने ये पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसी चीज़ को आज पढ़ते हैं। ये होता है आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि एट एनी गिवन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो, तो रिएक्शन की जो स्पीड है या जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। रिएक्टेंट्स की जो मोलर कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, आपको दे रखा है ए मोल ए प्लस बी मोल बी, इससे प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा? रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाते हैं तो रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट लगाते हैं, जिसको हम स्मॉल के बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप ए और बी की कंसंट्रेशन को 1 मोलर ले लेते हो, 1 मोलर 1 मोल पर लीटर, तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों सेम आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। यहाँ से आप वेलोसिटी कांस्टेंट को या रेट कांस्टेंट को डिफाइन भी कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी? एट एनी गिवन टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। जब आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को 1 यूनिट कर दोगे किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, तो रेट और रेट कांस्टेंट दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे या सेम हो जाएंगे। इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं और इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। और जो ये एक्सप्रेशन है इसी को फर्दर थोड़ा सा इम्प्रूव करके रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाया जाता है, या जिसको रेट एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो देखिए, ये जो अपना एक्सप्रेशन है लॉ ऑफ मास एक्शन का, इसमें क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपने लिखा k इंटू ए रेज टू पावर ए एंड बी रेज टू पावर बी। बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है। यहाँ पर जो स्मॉल a और स्मॉल b हैं, मतलब इनको हम स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। ये कोफिशिएंट आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन को देखने से मालूम हो जाएगा कि कोफिशिएंट 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है। लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि इस कोफिशिएंट को एज इट इज कंसंट्रेशन की पावर कर दो। अब क्या होता है, देखिए, एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता चलता है कि रेट जो है वो a की पावर p और b की पावर q के प्रोपोर्शनल है। ध्यान से समझने की बात क्या है कि जो स्मॉल a और स्मॉल b था, ये थ्योरेटिकल कोफिशिएंट्स थे जो हमने रिएक्शन को देखा और एज इट इज़ उनको पावर कर दिया। लेकिन जो स्मॉल p और स्मॉल q हैं वो क्या हैं? वो एक्सपेरिमेंटल टर्म्स हैं जो आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा
और वहाँ से आपको पता चला कि ये रेट जो है वो ए की पावर स्मॉल ए की बजाय पी के प्रोपोर्शनल है और बी की पावर स्मॉल बी की बजाय क्यू के प्रोपोर्शनल है। मतलब स्मॉल पी और स्मॉल क्यू जो हैं ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल टर्म्स। तो स्मॉल पी और स्मॉल क्यू जो है वो स्मॉल ए और स्मॉल बी के सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। अब जो ये एक्सप्रेशन है जिसके अंदर रेट जो है वो एक्सपेरिमेंटल टर्म्स के प्रोपोर्शनल है, जो इस एक्सप्रेशन को रेट एक्सप्रेशन बोलते हैं, या इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं, या इसको रेट लॉ बोलते हैं। मतलब रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन की पावर बनती हैं वो टर्म्स जो हैं वो एक्चुअल टर्म्स होती हैं, एक्सपेरिमेंटल टर्म्स होती हैं, जिन पे रेट एक्चुअली डिपेंड करता है। और अब यहाँ पर जो एक टर्म और डिफाइन होती है वो अपनी होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, हमारे पास एक रेट लॉ एक्सप्रेशन है जिसको हम बोल रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर पी और बी रेज टू पावर क्यू। मैं बार बार यही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि पी और क्यू क्या हैं, वो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिन पर रेट एक्चुअली डिपेंड करता है। मतलब एक्चुअल वाली टर्म्स आपने कहाँ से फाइंड आउट करी, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करी। रिएक्शन को देखने से आपको पता नहीं चलेगा कि पी क्यू क्या है, यहाँ से आपको ये मालूम हो जाएगा कि स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है। कीप इट इन माइंड। तो अगर आप स्मॉल पी और क्यू को ऐड कर दो तो वो आपके पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाता है। मतलब ऑर्डर इज इक्वल टू सम ऑफ द पावर्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ इक्वेशन। तो वो किस पे रेज होंगी रेट लॉ इक्वेशन में, वो अंडरस्टूड है कि वो जो एक्सपेरिमेंटल टर्म होंगी वही होंगी। तो उन टर्म्स का एडिशन कर दो, वो आपके पास क्या आ जाता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर जो है वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है, 1 2 3 एट्सेट्रा। तो जैसे यहाँ पर आपको कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं और उनके ऑर्डर भी दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर है डिकम्पोजिशन है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का, ऐसे ही सेकंड ऑर्डर में NO2 है, उसके बारे में दे रखा है। थर्ड ऑर्डर में NO और क्लोरीन के बीच की रिएक्शन दे रखी है। फ्रैक्शनल ऑर्डर के अंदर एसिटाल्डिहाइड का डिकम्पोजिशन है जैसे दे रखा है। तो ये एक एक एग्जांपल हम ध्यान में रख सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्डर्स की रिएक्शंस हैं ये। उसके बाद जैसे हम स्टार्ट करते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, रेट इक्वेशन के अंदर जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो ज़ीरो है। मतलब वो जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में, रेट उनकी रिएक्टेंट्स की ज़ीरो पावर के प्रोपोर्शनल है। इसका मीनिंग ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन है जो वो रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, इंडिपेंडेंट हो जाता है। उसको हम बोलते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है आपको, किसी भी मेटल के सरफेस के ऊपर गैसेस का जो डिकम्पोजिशन होता है वो, जैसा कि अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखें अगर, तो अमोनिया का जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मॉल a की वैल्यू है वो 2 हो गई, लेकिन एक्चुअली जो देखा गया तो रेट जो है वो k इंटू अमोनिया की पावर 0 के प्रोपोर्शनल है। तो ऑर्डर जो हो गया रिएक्शन का वो 0 हो गया। तो रिएक्शन 0 ऑर्डर की हो गई। मतलब कितनी भी अमोनिया हो, कम हो ज़्यादा हो, रेट उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। जितनी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो भी सारी क्या होती हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं। तो उसमें भी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क ये पड़ेगा सिर्फ कि लाइट होना ज़रूरी है, प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक चीज़ और करते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है।
देखिए हम लोग जो ये लिख रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग कि रेट इज इक्वल टू के इंटू ए पावर ए बी पावर बी, वहाँ पर जो रेट है वो क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, मतलब डी एक्स बाई डी टी। तो वो एक डेरिवेटिव फॉर्म में है, डिफरेंशियल रेट लॉ है। अब हमें उसी डिफरेंशियल रेट लॉ को इंटीग्रेट करना है, तो वो बन जाएगा आपके पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो उसकी डेरिवेशन है, देखिए जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए से प्रोडक्ट बन रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए पावर जीरो, या फिर ये के इक्वल आ गया। और यू कैन से माइनस ऑफ डी ए इज इक्वल टू के डी टी को दूसरी तरफ ले गए आप, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया तो ए की कंसंट्रेशन है जो माइनस ए इज इक्वल टू के टी प्लस आई, यहाँ पर आई क्या है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। अब आप आई निकाल लो, तो जब टी टाइम जीरो है उस वक्त इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की क्या होगी, ए जीरो या ए नोट, वो यहाँ पुट कर दो, टी की जगह जीरो पुट कर दो, ए की जगह ए नोट, तो आई की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ ए नोट। ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू के टी माइनस ए नोट, तो के टी की वैल्यू आ गई ए नोट माइनस ए, और के की वैल्यू आ गई, टी को दूसरी तरफ ले गए। ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ये हो गया आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। समझ गए बात। अब इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के प्लॉट हैं, देखिए कुछ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट है जो, ये आपका इक्वेशन 3 है जो, उससे ऊपर वाली इक्वेशन देखो, माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू के टी माइनस ए नोट, यहाँ से आएगा इक्वेशन नंबर 3 से ऊपर जो लिखी हुई है, उस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस ए प्लस का हो जाएगा, के टी के आगे माइनस आ जाएगा, और नेक्स्ट जो ए नोट है वो भी प्लस का हो जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, स्लोप माइनस के आ जाएगा, और ए नोट जो है वो इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही दूसरा ग्राफ है रेट का कंसंट्रेशन के साथ, तो कंसंट्रेशन चाहे इंक्रीज कर लो चाहे डिक्रीज कर लो, रेट जो है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं हो रहा जीरो ऑर्डर के लिए। उसके बाद आ जाता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, कोई भी रिएक्शन 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगाती है, ये होता है हाफ लाइफ पीरियड। रिएक्टेंट जो होते हैं वो अपनी इनिशियल अमाउंट का आधा रिएक्ट होने के लिए कितना टाइम लगाते हैं। जैसे कि देखिए आपके पास रिएक्टेंट है, मान लीजिए शुरू में 100 मोल है, या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है जो वो 100 मोलर ले लीजिए, वो 100 से 50 होगा तो हाफ रिएक्ट हो गया, वो आपका हो गया फर्स्ट हाफ लाइफ। फिर उसी को ही देखिए 50 से 25 होगा तो भी तो हाफ रिएक्ट होगा, 50 से 25 वो हो गया सेकंड हाफ लाइफ। फिर 25 से 12.5 हो गया, फिर हाफ हो गया, ये हो गया थर्ड हाफ लाइफ। फिर 12.5 से 6.25 हो गया तो भी हाफ हो गया, ये हो गया आपके पास फोर्थ हाफ लाइफ। तो ऐसे जब कोई भी रिएक्टेंट अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन से आधा रिएक्ट हो जाता है, या यूँ कहिए आधा रह जाता है, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे क्या होता है, जो एक ए होता है वो ए नोट का आधा रह जाएगा, मतलब जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल से आधी रह जाएगी। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में पुट कर दो तो टी हाफ की वैल्यू आ गई ए नोट बाई 2k। इसका मतलब जो जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ है वो इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना रेट जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, हाफ लाइफ सॉरी। जैसे 100 से 50 होगा तो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, 50 से 25 होगा तो उससे कम लगेगा, 25 से जो है 12.5 होगा तो और भी कम लगेगा, ऐसे।
फिर उसके बाद आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ जाती है फर्स्ट ऑर्डर की। तो फर्स्ट ऑर्डर में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की पावर 1 के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आपके पास ए से प्रोडक्ट बनते हैं तो आपको ये पता है कि इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन है सपोज स्मॉल ए, और टी टाइम पे उसमें से एक्स रिएक्ट हो गया, तो आफ्टर टाइम टी कितनी कंसंट्रेशन बची, वो है ए माइनस एक्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ए माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल होगा। डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स। वेरिएबल सेपरेट कर लो तो डी एक्स के नीचे ए माइनस एक्स आ गया इज इक्वल टू के डी टी हो गया। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका नेचुरल लॉग। नीचे अगर फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है लॉग ऑफ दैट फंक्शन। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर आ गया माइनस ऑफ नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स, क्योंकि नीचे एक्स की बजाय माइनस एक्स है तो उसका डेरिवेटिव भी साथ आएगा, इज इक्वल टू के टी प्लस आई। तो अगेन आई जो है वो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। अब टी टाइम को 0 ले लो तो एक्स 0 हो जाएगा, यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, आई की वैल्यू माइनस नेचुरल लॉग ए आ जाएगी। ये वैल्यू पुट करके इक्वेशन रीअरेंज कर लो तो आपके पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। यदि आप a को c नोट लिखते हैं और a माइनस एक्स को ct लिखते हैं जैसा यहाँ लिखा गया है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ c नोट बाई सी टी। तो t को दूसरी तरफ ले जाओ और नेचुरल लॉग में इसको वापस कन्वर्ट करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो एंटी लॉग लेके आप ये लिख सकते हो सी टी इज इक्वल टू सी नोट इंटू ई पावर माइनस के टी। ठीक है, तो ये आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। इसके अंदर भी आप ग्राफ देख सकते हैं। तो लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ होगा, लॉग ऑफ सी नोट इसका इंटरसेप्ट आ जाएगा और स्लोप आएगा माइनस के अपॉन 2.303। और हाफ लाइफ निकालना हो तो हाफ लाइफ पे हमने क्या पढ़ा कि यदि t इज इक्वल टू टी हाफ हो तो जो कंसंट्रेशन होती है वो इनिशियल से हाफ रह जाती है या हाफ रिएक्ट हो जाती है। ये सारी वैल्यू जहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो t हाफ आ गया 0.693 बाई के। मतलब ये इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, चाहे 100 से 50 हो, चाहे 50 से 25 हो, चाहे 25 से 12.5 हो। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर हर एक हाफ लाइफ जो है वो सेम होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी 0.693 बाई के। यहाँ पर के क्या है, रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है और ये उसके कुछ जनरल एक्सप्रेशन है और बाद में आपको ये 2-3 एग्जांपल दिए हुए हैं फर्स्ट ऑर्डर के। तो यहाँ तक हम डिस्कस करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।